अस्सलाम वालेकुम। आज वेलकम बैक टू दी ऑन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट और डिफेंस एंड स्ट्रेटजी डिफेंस एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के माहिर, दोबारा से करो इंट्रोडक्शन, मुझे नहीं पता। इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। दोबारा से करो इंट्रोडक्शन। असल में एक इंटेलेक्चुअल जो होता है, ही वेयर्स मेनी हैट्स या एंड ही चेंजेस देम एज पर द सिचुएशन, एज पर द एल्गोरिथम। जो क्लिक हो जाए। मेरे सर प्यारे दोस्त, कॉलीग और पर्सनल फ्रेंड एंड Sir. एलाई साथ दिन सर फाइनली द 12th day war has ended. हैज इट। आई थिंक पॉज तो आया। पॉज वो जो Pause. टू टाइम होता था ना बचपन में टू टाइम। इट इज सस्टेन्ड पॉज होता है कि नहीं होता, ये बात रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन इट्स डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंट पॉज। या आई थिंक कुछ आई डोंट नो कितना फ्रेजाइल ये सीज़फायर है जो ट्रम्प ने करवाया, बट विल गेट टू दैट। लेकिन एक 12 दिन जिसके अंदर बहुत कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा। जो कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से मिसाइल उड़ के जाएंगे दो मुल्क क्रॉस करके और जाके बचेंगे तल अवीव के अंदर, कैपिटल्स में जाकर, हाँ, तेहरान, capital के तल अंदर, अवीव, तेहरान, तल यरूशलेम में अवीव। जा रहे हैं। तो इट वाज हिस्टोरिक डेवलपमेंट और हमने होते हुए देखी, और एक बहुत बहुत सारे बड़ा- न्यू नॉर्मल सेट हुए। बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। और इस वक्त जिस तरह यूक्रेन ने कुछ बड़े बोल्ड हमले किए हैं रशिया के अंदर, रशिया का सीरिया से इनखलाओ, ईरान का इनखलाओ, वहाँ से ये झड़प हो इन दोनों की आपस में, पाकिस्तान हिंदुस्तान की झड़प हो, इसको दुनिया की मिलिट्रीज और पॉलिटिकल क्लास जो है वो देख रही है कि यार व्हाट इज़ द न्यू नॉर्मल गोइंग टू बी लाइक। या मतलब अगर इंडिया ऐसा हमला कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ वो सिविलियन एरियाज़ के ऊपर ड्रोन्स उड़ा रहा है बिल्कुल। और मिसाइल चला रहा है उनकी तरफ, और पाकिस्तान ऐसा जवाब दे रहा है कि वो उस एस्केलेशन लैडर को जो बहुत स्लोली क्लाइम करता था उसके वो 5-6 जहाज गिरा देता है। एवरीबडी इज वाचिंग, नॉट जस्ट फ्रॉम अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्टैंड पॉइंट बट स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट से कि क्या व्हाट इज फेयर गेम। या फेयर गेम का तस्वर बदल गया है, और आई डोंट नो पाकिस्तान की मैनेजमेंट इसको देख रही है कि नहीं देख रही, ऑब्वियसली देख रही होगी, बट लाइक इससे सबक लेती है कि नहीं, दैट इज द। लेकिन वो जो था ना जो एरा ऑफ पीस था, जो जंग की तैयारी कर रहे थे सारे, मतलब जाहिर सी बात है एरा ऑफ पीस में यही होता है। हाँ जी, एरा ऑफ पीस के अंदर जंग की तैयारी ही होती है। वो इवेंचुअली वो जंग होनी ही थी। आई गेस इसराइल को था कि जंग शायद 5 साल बाद होगी, लेकिन इवेंचुअली उन्हें देवर कॉट ऑफ गार्ड। आई थिंक पिछले 2 सालों में ना इसराइल हैज बीन कॉट ऑफ गार्ड मल्टीपल टाइम्स, और मैंने कभी इसराइल को इतना वनरेबल नहीं देखा। कभी इसराइली हसबरा को, जो ग्लोबल प्रोपेगेंडा है, इसराइली लॉबिंग है, आई हैव नेवर सीन इट सो एमलेस। हाँ, वो मोइन रब्बानी साहब कहते हैं ना कि हसबरा सिम्फनी ओपरा इज आउट ऑफ ट्यून। मतलब वो जो ओपरा है उनका Exactly. आउट ऑफ ट्यून हो चुका है, अब वो बाज के Exactly. उन्हें नहीं समझ आ रही कि अब उन्होंने क्या करना है और किस तरह करना है। तो पहले तो अक्टूबर 7 से पहले जो था इसराइल और इसराइल के जो स्ट्रेटेजिक माइंड थे, वो पूरे वेस्टर्न यूरोप को कह रहे थे कि हमें असला चाहिए टू फाइट हिजबुल्लाह। ये जो फ़लस्तीनी हैं इनसे तो ख़त्म है मामला, कुछ है ही नहीं इनका। उनकी वो पॉलिसी के अंदर भी नजर आ रहा था। अब्राहम अकॉर्ड्स का जो बिल्टअप भी था वो ये था कि वी डोंट नीड टू टॉक टू पैलेस्टीनियंस एनीमोर, वी हैव टू टॉक टू द अदर अरब्स, द गुड अरब्स, वी टॉक टू द गल्फ अरब्स। हम कतर से बात करेंगे, कुवैत से बात करेंगे, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड द लाइक्स। ये वाला मामला हमने निबड़ लिया है। तो पहले उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू है एक मिलिट्री पॉलिटिकल सेंस में, पहले वो साबित की गई 7 अक्टूबर से, भाई नहीं हम हैं और हम इतने हैं कि स्टेक होल्डर हैं, हम असल स्टेक होल्डर हम ही हैं इसमें। नंबर 1। नंबर 2, गल्फ को भी जिस तरह शाम में बहुत बड़ा चैलेंज मिला कि बशार को एक्सेप्ट करें ना करें, एक्सेप्ट किया तो ताली पिट गई। वो याद है, वो अभी वो टेड क्रूज का इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा टकर कार्लसन ने कि आपने रिजीम चेंज की सीरिया के अंदर। उसने कहा कि हम तो नहीं चाहते थे, We didn't want collapse. we didn't want the regime to change. Even the Israel did not CIA want की ख्वाहिश थी ना, सियासी क्लास की नहीं थी ना वो। CIA आपको पता है सारी जो सीरियन मैनेजमेंट है वो CIA है। नेतन्याहू CIA का बंदा नहीं है, उसने बगावत कर दी है CIA से, या उससे प्लान डिलीवर नहीं हुआ था, नहीं उससे डिलीवर नहीं हुआ। देर हो गई थी। तो असल में the stability that was achieved, जो एक स्टेटस को बन गया था ना कि रशिया भी है मौजूद, तुर्की भी कुछ प्रेजेंस है, कुछ आईसिस भी है, कुछ अलकायदा भी है, और मेन बल्क जो है ये ईरान और अलवी एक्सेस से ये चल रहा है। चलो इसको चलने दो, एक वो बन चुका हुआ था। अब दोबारा एक उससे शेकन द सारा लैंडस्केप अब है कि अब किसके साथ अलाय करें, कौन हमारा आदमी। लोग समझते नहीं है इसकी बारीकियों को। लोग कहते हैं कि ब्लैंकेट ना 0s और 1s में चल रहा है,
ये अलकायदा तो ये आईसिस है तो ये CIA, ऐसे नहीं होता। शिफ्टिंग अलीजेंसेस होती हैं, रीजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होती हैं। मतलब एक ही सांस में अगर अमेरिकन और CIA कुर्दों को सपोर्ट कर सकते हैं तो अगले सांस में वो आईसिस को भी वो आर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि कोई एक फिक्स्ड गेम नहीं होती, एक गैम्बल होता है। मतलब मिसाल तौर पे अफगान जिहाद के अंदर भी इस तरह कुछ में देखा है, अफगान इंटेलेक्चुअल्स या पश्तूनिस्तान के जो मानने वाले कुछ लेफ्ट के जो है वो जैसे एक बाइनरी में दिखा रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा से मौलवियों को सपोर्ट किया और वो हमेशा से चाहते थे कि अफगानिस्तान में एक तकरीबकारी मौलाना हुकूमत। ऐसे नहीं है, एक गैम्बल था। पाकिस्तान ने जगह जगह ट्राई किया और जो गैम्बल चलता है वो गैम्बल फिर आप दैट इज द वन यू आई थिंक हमारा गैम्बल चला है और हमने और बात ये कि असल में जो बुरी लगती है बात सबको कि हम मतलब कि अफगानिस्तान में मोरलेस हमारा गैम्बल सस्टेन किया चला है इवन विद मुशर्रफ के स्क्रू अप्स, इवन विद मुशर्रफ के स्क्रू अप्स। और वो किताब है द तालिबान एट वॉर, जिसके अंदर उन्होंने आई थिंक 2021 में हुई थी पब्लिश आफ्टर द तालिबान टेक ओवर। तो उसके अंदर उन्होंने बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की हुई है और सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं और उसके अंदर उन्होंने डिटेल में बताया है कि किस तरह 2003 के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है, हम कभी भी पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई एंटी पाकिस्तानी फोर्स आके बैठे। ये जो अभी भी जो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक माइंड था ना, ये जो पूरा फॉग ऑफ वॉर चल रहा है हमारा अफगानिस्तान के साथ, इसको उठा के देखें तो वी आर वेरी हम ठीक बैठे हैं। हमारा अफगान अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर झड़पे, सिर्फ सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत इश्यूज हैं, ओवरऑल कितने बड़े इश्यूज नहीं हैं। ओवरऑल जिस तरह एक एग्जिस्टेंशियल दुश्मनी वो बिल्कुल भी नहीं, प्रिंसिपल नहीं है आपस में। और नंबर 2 जो जिस तरह ये जो ANA की हुकूमत थी वो तो जैसे जानी दुश्मन थे ड्यूरेंट लाइन के, पाकिस्तानियत के, पाकिस्तान के। और इनफैक्ट जो स्कोर है इस सोर्स की कि पश्तून वर्सेस पंजाबी नैरेटिव वो पिछले 10 साल 20 साल में बिल्टअप ही काबुल से हुआ है। बिल्कुल, यानी हमारे खैबर की ANP के अंदर, PTM के अंदर जो जान भरी है इस पुतले के अंदर, वो काबुल ने भरी है जान। वो अफगान की उस मिडिल क्लास ने भरी है जो अमेरिकन स्कूलों में पढ़ी, जो अमेरिकन स्कूलों में पढ़ी है, यूरोपियन स्कूलों में पढ़ी, और इस वक्त भी अल्लाह के फजल से वो अमेरिका और यूरोप में बैठी है। सारे वहीं पे बैठे हैं। और सॉरी वो साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं ट्वीट पे। तो यही आपको सीरिया के अंदर भी कुछ नजर आता है कि एक पब्लिक जो एवरेज ओपिनियन है वो बड़ा इंटेलेक्चुअली लेथार्जिक है कि ये तो, और सेम आपको मज़हमती तहरीकों के साथ नजर आता है कि असल में ना इसराइल ने डबल गेम की, कहा कि हमला कर दो हमारे इसराइल, जिसके लिए एक सिविलियन की जान, उसकी पूरी पॉलिटिक्स उस पर खड़ी है। दैट दिस इज द ज़ायनिस्ट स्टेट एंड द ज़ायनिस्ट स्टेट इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द ज्यूज टू बी इन द होल वर्ल्ड। यू विल facilitate, allow and tolerate the murder of 1200 people। हाँ, उसमें फौजी भी, उसमें सिविलियन, नॉट अनइमेजिनेबल कि एक बहुत बड़ी ग्रैंड गेम है। वो कंस्पिरेटोरियल थिंकिंग हमारे लोगों के अंदर है, जिबिली साउथ एशिया में फितरत है हमारी है, और उसमें मैं अफगानियों को भी शामिल करता हूँ, हम जो पेंडू लोग जो हम यहाँ के, कि एक बहुत बड़ा नक्शा है, उस पर ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स के अंदर खेलते हैं ये, और ये मनूवर करके उन्होंने ये कर दिया, ये मनूवर करके उन्होंने वो कर दिया। Netanyahu is hanging by a thread. Israeli management is hanging by a thread. मजहबी तबका इजराइल में is hanging by a thread. अभी भी आप देखें तो ईरान के साथ जो लड़ाई है उसकी वो ऑप्टिक्स पे डिपेंड कर रहे थे कि यार कुछ हम साबित कर दें कि हमने जैसे दांत तोड़ दिए, कमर तोड़ दी, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो सो कॉल्ड है। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज जरूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। और बार बार जो प्रोपेगेंडा करते हैं, आपने नोट किया कि आज सुबह, कल सुबह लेबनान और सीरिया एंटर करने लगे अब्राहम अकॉर्ड्स में। हैव यू नोटिस दिस लैंग्वेज? टोटल यार जैसे अब मैं कहीं पाकिस्तानी, इसमें PTI वालों को ले लो, पश्तून या बलोच या एथनिक नेशनलिस्ट या लेफ्टिस्ट अपोजिशन को ले लो, जनरली एक्सेस वालों को ले लो, पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं, इतने लेथार्जिक टेक्स, और वो टेक्स बेस्ड होती हैं इंडियन, वो CNN ने एक आर्टिकल शायद कर दिया, 18 2 नंबर CNN साउथ एशिया आर्टिकल, साउथ एशिया का CNN है। ओ जी, मैंने देखा कि जी इलॉन लेवी ने कुछ शेयर कर दिया, या यकूबी जो है वो एयाल यकूबी, यानी प्योर ज़ायोनिस्ट सोर्सेज, प्योर हिंदुत्व सोर्सेज,
प्योर अमेरिकन डीप स्टेट सोर्सेज की चीजें शेयर करके कहते हैं आओ जी देखो जी। हम तो पहले कहते थे ये चीज़ तो बड़ी बड़े रीजनेबल लोगों ने शेयर किया कि सीरिया ने अपनी एयर स्पेस ओपन कर दी है अच्छा फॉर ईरान बमबारी। यार सीरिया की एयर स्पेस इज इट अ थिंग इवन? Is it even a thing? मतलब वो पहले फोन करता होगा एमेचर को यार एयर स्पेस कि यार अपने S-400 मैं आ रहा हूं, अपने S-400 और अपने जो डिफेंस में वो सारे बंद कर दो, वो बंद कर दो, तुमने जो लगाया यार। इट्स अ मिलिशिया, उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, क्लैशनकोफ है, व्हाट आर दे गोइंग टू शूट एट? एग्जैक्टली या एक गन। मैं तो आई वुड बी शॉक्ड उनके पास कोई एक एंटी एयरक्राफ्ट कोई बेसिक मुनिशन भी हो उनके पास। और असल में ना जो लेथार्जिक एटीट्यूड है वो इतना है कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान 8-10 इंक्रेजन किए हैं इसराइली आर्मी ने सीरिया के अंदर। वहाँ लोगों को अगवा किया, लोगों को अरेस्ट किया, लोगों को टॉर्चर किया 3-4 महीने से। और ये न्यूज़ फुट नोट्स के अंदर भी कहीं शामिल नहीं है। कोई रिपोर्ट भी नहीं करना पसंद करता सीरिया, बिकॉज इट डज नॉट सिट वेल कि जो पिंड हैं, जो बॉर्डरिंग पिंड हैं, वहाँ के जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो जैसे घेर अप कर रहे हैं इसराइल की लड़ाई के खिलाफ। वहाँ रेगुलरली क्रॉस बॉर्डर क्लैश होते हैं उनके, वो फायरिंग करते हैं दूसरे के ऊपर। यानी अगर ये किसी CIA की मैनेज्ड रजीम का काम हो तो मैं कहूँगा CIA has become very sloppy. They have become very sloppy. Yeah, और I don't know what to do. और इस सब में ना असल बात इग्नोर हो जाती है कि पिछले 6 महीने से जो सारे मामलात हो रहे हैं, they are all being done for one reason. और इमरान खान को रोकने के लिए। या ये असल मसला ये है कि इमरान खान से तवज्जो उठाने के लिए। सर मई का हमला भी इसलिए हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर भी इसलिए लॉन्च किया था, पहलगाम वाक़या भी शायद इसलिए करवाया था इंडिया ने जी। और फिर जब वो जंग ख़त्म होगी तो उन्होंने कहा एक और जंग छेड़ते हैं ताकि लोगों की तवज्जो इमरान खान से हट जाए। ये बुनियादी ये मसला है इन लोगों का ये मसला है। लेकिन आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं उठानी। डोंट कीप योर आइज ऑफ अडयाला जेल, कुछ होना जाए वहाँ पे। मेरा फेवरेट पता क्या था? जब मई में इंडिया के साथ झड़प हो रही थी तो लोगों ने कहा ड्रोन गिर जाएगा अडयाला पे, इसलिए उसको रिहा कर दो यार। तो बाय द वे कमिंग बैक टू द वॉर जो हुई है, दर हकीकत इजराइल की थ्रू एंड थ्रू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी जो हकीकत है, इट्स अ सिक्योरिटी स्टेट प्योर थ्रू एंड थ्रू। वो छावनी है एवरी सिविलियन। मतलब मैंने अभी रिसेंटली सुना, अली भाई भी हमारे बड़े प्यारे, वो कहते हैं कि इजराइल के अंदर भी जो सिविलियन मरता है ना वो इलीगल है और वो सिविलियन होता ही नहीं है। हम तो सिविलियन नहीं मानते। इजराइल में कौन सा सिविलियन है? एक सेटलर कॉलोनी है, वो लोग आए यहाँ पे घरों पे कब्जे किए हुए हैं लोगों ने, वो काबिज हैं, वो आप आए ही एक छावनी को बसाने। और चले हम ये भी कह देते हैं कि आप 2nd-3rd जनरेशन है, अब आप पैदा हो गए, आपकी गलती नहीं है, आप उनमें से नहीं है, आप बस पैदा हो गए हैं। आप मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस कर रहे हैं, कोई मुझे धरने दिखा दें। सो यू बिलीव दैट देयर आर नो इजरायली सिविलियंस? नो, देयर आर ऑल सेटलर्स इवेंचुअली। आपने वियतनाम की बारे देखा, अमेरिका में मैसिव प्रोटेस्ट होते थे, हम फौज में नहीं जाएंगे, हम नहीं मारेंगे मासूम वियतनामीज को। मैंने कभी इसराइल में नहीं देखा। इसराइलियों की अक्सरियत जो है वो सपोर्ट करती है गजा की मैस किलिंग्स को, जिनोसाइड को। आपने एक चैनल होता था गौरी शिल शस्टर, इस तरह का मुश्किल सा कोई यहूदी नाम है, अमेरिकन जू था, वो भी चैनल है मौजूद, आप देख सकते हैं। उसको आप डॉलर भेजते हैं 5-10 और एक क्वेश्चन देते हैं और वो उसको कहते हैं कि आप जितने लोग हैं इसराइल में उससे पूछ लें, मुकाबजा स्ट्रीट इंटरव्यू करें। मैं वो चैनल टीनेज से देख रहा हूँ, मतलब पुराना चैनल है। एंड आई वाज ऑलवेज डिस्गस्टेड बाय इजरायली माशरत। यानी एक तो था ना कि आपने जाके लिबर्टी मार्केट में, जो हमारे यहाँ इंटरव्यू होता ना ये वाला लिबर्टी मार्केट में, यार वो ठीक ठाक मोअज़्ज़ज़ लोगों से पूछ रहे होते थे। Exactly. ना अरब इंसान है, ना मुसलमान इंसान है, ना फिलिस्तीनी इंसान है। ये एक नॉर्मल वो जैसे सेंट्रल थीम हुआ करता था। और वो इंटरव्यूअर बड़ी बार उनको ह्यूमनाइज करने की कोशिश करता था। वो कहते थे नहीं, हम ह्यूमन नहीं हैं, हम दरिंदे हैं। सो आपको लगता है कि ये बात क्यों चली जाएगी, लेकिन ये इनकी डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से आ रहा है कि जो कुछ इनके साथ यूरोप में हुआ तो वो कहते हैं अब नहीं होने देंगे हम अपने साथ ऐसा, अब हम दरिंदे बनेंगे। ये सब है टकोसला। इट ऑल कम्स फ्रॉम देयर रिलीजियस बिलीफ्स। हकीकत ये है, दुनिया में कौन सी कौम नहीं जिसकी ज्यादती नहीं हुई। उन्होंने जिसको फेटिशाइज किया ना अपनी जुल्म ज्यादती को, अपने मजहबी तस्वर के, यहूदी मार गया। यहूदी वो अपने आप को बरतर समझते हैं बाकी दुनिया से। सो यू डोंट बाय इनटू दिस होल थिंग कि जिनोसाइड हुआ था तो उसके बाद उन्होंने मतलब यार एक उन्हें इनसिक्योरिटी है और वो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं एक, और हमेशा रहेंगे। रशियन जेनोसाइड नहीं हुए सोवियत यूनियन के अंदर, स्लाव्स नहीं हुए दुनिया के, और अफ्रीकन अमेरिकन को देख लो यार, दे हैव रिकवर्ड बेटर देन द जूइश कम्युनिटी। दुनिया की
हम कितने मरे हैं यार सब कॉन्टिनेंट में। खैर मुसलमानों का तो हम तो आदमी ही नहीं है ना जैसे। हमारा तो अगला हिसाब ही असल में अलग है। सिर्फ ये एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत एक गिल्ट यूरोपियंस में डालना और अपने लोगों के अंदर एक ओवर एस्टिमेशन, सेल्फ एस्टिमेशन बनाना कि हम अब नेवर अगेन व्हाट, या नेवर अगेन व्हाट। आपके एलाइज वही हैं जो आपको कत्ल कर रहे थे। अच्छा, बाय द वे जंग ख़त्म हुई तो खैर पहले हम इसराइल के स्ट्रेटजिक गोल डिस्कस कर लेते हैं, जो मेन गोल थे। एक तो उनका बेसिक स्ट्रेटजिक गोल है ना कि मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने एक न्यूक्लियर पावर और नहीं, किसी और को न्यूक्लियर वेपन नहीं देने देना। ये उनका एक स्ट्रेटजिक गोल है कि जिसकी वजह से अगर किसी और के पास आएगा तो इनको एक्सटेंशियल थ्रेट होगा कि वो किसी भी टाइम हमला कर सकता है। और अब हम इक्वल फुटिंग्स पे आ गए हैं बिकॉज खुद इनकी इतनी माशरत, इनकी सोसाइटी, इनका पूरा क्या कहते हैं इकोसिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो दे डोंट वांट एनीवन एल्स टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो वो तो एक स्ट्रेटजिक गोल है। इस पूरी कैंपेन के जो गोल से वो ये था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करना, और इतना अगर ख़त्म ना भी कर सकें तो इतना डैमेज ज़रूर करना है उन्हें कि वो कम से कम 10 साल पीछे चला जाए और इन्हें 10 साल का एक कुशन मिल जाए। ठीक है, अगला गोल ये था रिजीम चेंज, जो कि गोल शुरू में उतना स्टेटेड नहीं था। शुरू में उन्होंने यही कहा कि वी आर गोइंग आफ्टर न्यूक्स, वी डोंट वांट ईरान टू हैव न्यूक्स, दैट्स आवर स्टेटेड गोल। बाद में जब डीकैपिटेशन हुई तो तब उन्होंने कहा जी रिजीम चेंज, वी वांट रिजीम चेंज। अगला था कि किलिंग ईरान यूएस निगोशिएशन जो भी चल रही थी, हमें पता था कि रीनिगोशिएशन जो होनी थी ओमान के अंदर, वो होनी थी संडे को, तो इन्होंने फ्राइडे को हमला कर दिया कि ताकि वो तो उसका तमक्कू ठपेंगे। फिर था जी ड्रैग यूएस के फुट सोल्जर्स आएँ और यहाँ पर नया इराक बन जाए और पूरी रिजीम गिर जाए, वो भी नहीं हुआ। डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम गज़ा, इसके ऊपर डिबेट करेंगे अभी हम कि वो गज़ा से कितना डिस्ट्रैक्ट हुए हैं या होना चाहते हैं। और उसके ऊपर था कि यूरोप के अंदर जो एक बिल्डअप नज़र आ रहा था हमें फॉर द पैलेस्टीनियन स्टेट और हाँ, वो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा पुश बैक दें और कहीं देखो ये दरिंदे हैं ये, और अब तो अमेरिका खुद हमारे पीछे खड़ा हो गया, एक नई जंग शुरू हो गई है, तो यू हैव टू बैक इसराइल, यू हैव टू बैक द ज्यूज़। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं, वो था ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को एंड कर देना। रात को ये जब पाकिस्तान की जंग हुई तो क्लेम तो बहुत हुए दोनों तरफ से। फिर जब जंग ख़त्म हुई ना तो स्टोरी आना स्टार्ट हो गई। आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आई, रॉयटर्स की स्टोरी आई कि इतने जहाज़ गिर गए। तो बिल्कुल इसी तरह ही जंग ख़त्म हुई है, 2 स्टोरीज आ गई, एक CNN की आई और एक न्यूयॉर्क टाइम्स की आई, और वो हमें पता है कौन लीक करता है। the footprint of CIA was all over on both the stories कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इतनी डस पहुंची है कि वो चंद महीने की फासले पर था। और यही असेसमेंट बहुत सारे लोगों की थी। जिस दिन हमला हुआ उस दिन भी लोगों ने कहा कि जो आई थिंक उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम तो काफ़ी हद तक डैमेज हो गया। आई थिंक रीजनेबल असेसमेंट है, लेकिन मंथ्स का डैमेज है, नोट ये नहीं कहाँ 10 साल का कहाँ है यार। वो तो फैंटेसी थी। तो पहले तो इजराइल के पास तो म्यूनिशंस नहीं है इतना बड़ा डैमेज करने की। नहीं, वो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर जो अमेरिकन हमला, नहीं मैं कह रहा हूँ इनिशियल उनका इनिशियल जो इवन प्रेमिस था वो absurd था। नहीं, उन्हें वो इसी के ऊपर बैंक कर रहे थे, दे वर बैंकिंग ट्रू अमेरिकन आएंगे हमें बचाने के लिए, और 2 चीज़ों के ऊपर बैंक कर रहे थे। वो बैंक इस पर कर रहे थे कि जब डीकैपिटेशन होगी तो रिजीम कोलैप्स कर सकती है। नंबर 2 अमेरिकन आएंगे, और जब डीकैपिटेशन हुई तो 2.5 घंटे जो गुजरे हैं तो हमारे भी हाथ में फूल गए थे कि भाई कम बैक, और ईरान के अंदर बिल्कुल एक सूद कलम था। लेकिन जब वो बंदा आया और उसने ऑर्डर देना शुरू किया ना हिट बैक के, तब हमें हुआ कि नहीं ये मतलब सस्टेन कर गए, मतलब उन्होंने वो लॉसेस लिए हैं एंड दे हैव टेकन द हिट्स एंड नाउ दे आर लाइक फाइटिंग रिटर्निंग। तो वो भी प्लान फेल हो गया उनका रिजीम चेंज का, क्योंकि और फुट्स ऑन ग्राउंड के बगैर। रिजीम चेंज का इशू ये है कि रिजीम चेंज ना इट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, लेकिन रिजीम चेंज के लिए सस्टेन्ड एरियल बम्बार्डमेंट करते रहेंगे। लेकिन रिजीम चेंज के लिए 2-3 पहलू हैं, सस्टेन्ड एरियल बम्बार्डमेंट, असैसिनेशन कैंपेन्स जिसमें AI टेक्नोलॉजी, मशीन, सुसाइड बॉम्बर, एस्पिनाज, सबटरफ्यूज सब शामिल है। अफगानी हायर कर लो, वहाँ पे रेफ्यूजी हायर कर लो, कोई और इस तरह के सारे काम जो हैं। तीसरे पैमाने पे है इंटरनेट। इंटरनेट और एंटरटेनमेंट की दुनिया से ईरान में इतना वो करो ना, जहनी उनकी वो ब्रेन वॉशिंग करो आवाम की, खास तौर पे सेक्स एंड जेंडर के मसलों को लेके। ये लोग जो हंसते हैं सारा साल हंसते हैं कि सेक्स एंड जेंडर से क्यों डरते हो आप। देख लो अब इसके अंदर ईरानियन रजीम की जैसे ब्रूटैलिटी को, अब मसला ये है कि हिज़्बुल्लाह और जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो
एक वो जो एक ओरिएंटलिस्ट क्रिटिक थी ना ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ वुमन, ऑफ द रियलिटी ऑफ वुमनहुड इन मुस्लिम लैंड्स, वो जो उनके पास विप थी वो कोड़ा टूट गया, वो डिलूजन टूट गई, क्योंकि आपके अमेरिका, यूरोप यूनिवर्सिटियों में बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं तो हिजाबी औरत उनके साथ होती है, निकाबी औरत उनके साथ होती है, दाढ़ी वाला लड़का उनके साथ होता है, वो कहते हैं यार ये तो मेरा दोस्त मोह है, ये तो मेरी फ्रेंड आमना है। एक ये लेवल पे, माशरती लेवल पे। जो सियासी लेवल पे उसका शराब टूटा है वो गजा में टूटा है, बिल्कुल शराब गजा में टूटा है कि यार अगर औरतों की जेनिटल्स और उनकी रिप्रोडक्टिव राइट्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैसे हैं तो उनका जिंदा रहना भी शायद जरूरी है मतलब, या उनको रेप ना करना जेलों में डाल के, या उनके बच्चों को उनके हाथों से ना छीन लेना, यानी शायद ये सब चीज़ें भी जैसे बेसिक जो ही इंसानियत है सारी मुश्तरक। फिर इवन वो नैरेटिव के गेज को ये छत से फेंकते हैं, इट्स अ वेरी क्लासिक ट्रोप, गेज को छत से फेंकते हैं और ये सब वो सारा कुछ। ईरान के पास एक यूनिक फिनोमेनन है कि उसकी सेक्स एंड जेंडर पे पोजीशन वाकई में बहुत नायाब है। अब मैं हालांकि हैरान हुआ हूँ ईरान की जो लैंग्वेज ऑफ अटैक है इसमें जवाब देने में, अब तक ये सामने नहीं आया कि ईरान सेक्सुअलिटी और जेंडर से मुतल्लिक बाकी उम्मत से भी फ़र्क है। वो बड़ी एक ओपननेस है वहाँ पे, हाई ओपननेस है। आई एम शॉक्ड कि अब तक उन्होंने इसको यूज़ नहीं किया। हमारे लोगों ने यूज़ किया था, याद है आपको? कुछ लोगों ने इमाम खमीनेई का फतवा कोर्ट चला दिया था शरीयत कोर्ट में जाके, असल में कि देखो खमीनेई का फतवा मिल गया हमें, उन्होंने फतवा दिया हुआ है, ये हाल है। चलें अल्लाह बरकत डाले उनके फतवों में, लेकिन वो उनके लिए है। वो उनके जावलक साहब कहते थे किसी का मसलक छेड़ो मत, अपना मसलक छोड़ो मत, वो उनके लिए दैट्स फाइन। बट आई एम सेइंग एज अ लाइन ऑफ अटैक सेक्स एंड जेंडर की डिबेट में उस बाइनरी को तोड़ने के लिए कि वेस्टर्न और एनिमल, यू आर वेस्टर्न और एनिमल, उसको ब्रेक करने के लिए वो बड़ा अच्छा लेफ्ट के अंदर पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं कि हमारे जेंडर स्पेक्ट्रम और सेक्स स्पेक्ट्रम जो है वो आपसे भी फर्क है। इट्स वेरी यूनिक। वो बहुत ज्यादा ऐसे पोस्ट गजा वर्ल्ड के अंदर ना, पोस्ट अक्टूबर 7 जैसी मेरा ख्याल था, भाई मैंने ऐसे कोई ये मेरा मेन मौकफ नहीं है, बट एज अ लाइन ऑफ अटैक सिनिकली कंप्लीटली इट इज़ अ वेरी गुड लाइन ऑफ अटैक ईरान है। कभी इख्तियार नहीं किया, वल्लाह क्यों यार। मैं अब इसके ऊपर बात करेंगे हम। मुझे रात को एक बंदे ने बताया कि वैसे भाई मैं ज़ाती तौर पर चाहूँगा कि उनका भी सेक्स और जेंडर का मौका हमारी तरह बन जाए, यानी आप बदल लें। ईरानियों का गलत है, अहले तशियों का गलत है ये तस्वर, और वो मेनस्ट्रीम अहले तशियों का नहीं है, वो जैसे एक इंटेलेक्चुअल क्लास के अंदर है, लेकिन जैसे उसको वेपनाइज तो सिनिकली टेम्परेरली इट कैन बी वेपनाइज्ड। खैर असल में मसला जो आप कह रहे थे ना रजीम चेंज का, जो अमेरिका की क्लास है, पॉलिटिकल क्लास स्पेशली, वो ऑब्सेस्ड है पॉलिटिकल विक्ट्रीज के साथ कि हमने इस जो मिलिट्री विक्ट्री है, जब हमने रजीम गिरा दी तालिबान की सद्दाम हुसैन की, हमने रजीम तो गिरा दी, जब तक इसका सियासी हल नहीं निकलेगा ना, और जब तक हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे पॉलिटिकल विक्ट्री के साथ, वो नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, वो वुमन इमेंसिपेशन का हो। अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया का वो जो वाइट मैन्स बर्डन है ना, वो लेके फिर रहा है, वो लेके फिरता है। एग्जैक्टली। इजराइल के पास वो नहीं है। इजराइल डजंट रियली केयर अबाउट दैट। इजराइल खुद छावनी है, खुद कॉलोनी है, वो कहता है मारो बस इनको एक बार, और बाद में जो जितना गंद होता है हो, मैं खित्ते में जिंदा रहूं। अमेरिका जैसे वर्ल्ड पुलिस का किरदार, मैं यूरोपियनिज्म, वेस्टर्न वैल्यूज और थॉट और वो सारा प्लस नहीं, वो जॉन में से मैंने कहते हैं ना कि वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर बिकॉज वी हैव रिटन द गॉडडैम रूल्स, बिकॉज हमने बनाया, हमने लिखे हैं रूल, किसी और तो नहीं लिखे। तो वो जैसे एक अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रोपेगेंडा को मेंटेन करने के लिए, प्लस उसके अंदर एक सिनिकल पहलू भी होता है कि उनकी सियासी क्लास, उनकी जो लॉबिंग क्लास है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, वो चाहती है कि क्योंकि सियासी सोल्यूशन होता है लंबा, वो जब इंटेंगलमेंट चाहते हैं तो वो कहते हैं 20-20 साल की, 30-30 साल की, 10-10 साल की इंटेंगलमेंट हो, वो छोटी सी ना हो, वो छोटी सी नहीं हो सकती। बिकॉज एफिशिएंट बमबारी की कैंपेन, टू बी फ्रैंक, अमेरिका अगर पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले, मैं हाइपोथेटिकली और कंप्लीटली सुपरफिशियल उसको हाइपरबोलिकली कह रहा हूँ, बट इफेक्टिव एरियल कैंपेन्स के साथ वो पूरी दुनिया को संभाल सकता है। ऑफ कोर्स, कि वो स्मार्ट बॉम्बिंग कैंपेन्स करे, असैसिनेशंस करे, टारगेटेड स्ट्राइक्स करे, और चलो आर्म्स लेंथ पे मेरे से दूर रहो, मैं खुदा हूँ इस ज़मीन का, मैं बादशाह हूँ इस ज़मीन का, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर वो ये इमेज प्रोजेक्ट नहीं करता, उसने ये अपनी ब्रांडिंग ये प्रोजेक्ट नहीं की, क्योंकि ये सस्टेनेबल ब्रांडिंग नहीं है। सस्टेनेबल ब्रांडिंग यही है कि मैं किसी एक निज़ाम में मानता हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव मेरे से बढ़ के ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज़ हैं, वो यूनिवर्सल हैं, और मैं तुम्हें कल्चरल ताबे करूँगा। ये सेक्स एंड जेंडर के नॉर्म्स मेरे होंगे, एंटरटेनमेंट की दुनिया मेरी होगी,
आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आर्ट, फिल्म, लिटरेचर, सब ये मैं डिफाइन करूंगा। वो एक और उसने एक और इंपीरियल स्ट्रेटजी इख्तियार की है, एंड इट इज जस्ट एन इंपीरियल स्ट्रेटजी। एक है ना वो मंगोल स्टाइल, सुलह कर लो नहीं तो सारे आदमी मार देंगे, वो अमेरिका ने वो नहीं इख्तियार की, और वो कुछ जैसे एक पुराने जमाने की चीज़ है, वो उसको शायद इस दौर में रेप्लिकेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि तजारती रास्ते खोल दो वरना सबके सर काट देंगे हम। ये नहीं समझ सकता। अमेरिका सिर्फ अपनी दरिंदगी तब उसका इजहार करता है जब बिल्कुल जैसे उसकी वो लाइन इन द सैंड क्रॉस होती है। 9/11 हो गया, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा हो गया, कुवैत में मुझे याद है जब इराक कुवैत वॉर, अगर आप उसकी पुरानी कभी देखें डॉक्यूमेंट्री तो वो फुटेज भी नहीं आती सामने। 80s में जो इराक कुवैत वॉर उसकी उसमें इन्होंने कुवैती एम्बेसडर की बेटी को अमेरिकन कांग्रेस में पेश किया था, एंड इट वाज अ फेक। शी वाज एक्चुअली दे प्रेजेंटेड हर एज जस्ट अ कुवैती नर्स, अच्छा, बट शी वाज एक्चुअली द डॉटर ऑफ द कुवैती एम्बेसडर टू अमेरिका, जो अमेरिका में बैठती थी, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी। एंड शी क्राइड इन कांग्रेस के मैंने खुद देखा कि इराकी फौजियों ने आके बेबीज को इंक्यूबेटर से बाहर निकाल के चटक के जमीन पे मारा। हाँ, वो बेबीज वाली बात नहीं भूलते ये लोग, ये सेम झूठ। यार आप वीडियो देखते हैं कि दैट कुवैती गर्ल इज क्राइंग इन कांग्रेस, और कांग्रेसमैन भी रो रहे हैं साथ, एम्पैथाइज कर रहे हैं साथ, कि इराकियों को इतनी नफरत है कुवैतियों से, दोनों अरब हैं, कि वो बेबीज को इंक्यूबेटर से निकाल चटक के जमीन पे मार रहे हैं इंक्यूबेटर से निकाल के। तादाद ही क्या है कुवैत की यार। इराक डजंट नीड टू डू एनी ऑफ दिस। 3 दिन थे शोबदेबाजी के जहाँ कुवैत ने ये बंदर नाच किया था, चौथे दिन पे अब्बू आ गए थे, अब्बू अमेरिका आ गया था। कुवैत विच इज अ फैंटेसी कंट्री, नॉट अ रियल कंट्री, उसकी बाउंड्रीज डोंट मेक सेंस, उसकी यार इट डज नॉट हैव द ब्लडी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स टू बी अ कंट्री, फॉरगेट बाउंड्रीज। पॉपुलेशन डेमोग्राफी तो कतर की भी सेंस none of these countries are real brother। मैं the realest of them is Saudi Arabia। हाँ, उसकी फिर भी कुछ सेंस बनाती है, ज्योग्राफी सेंस बनती है। Saudi Arabia is the only real country in that region in terms of geography and all of those rules जो एक political science के बनते हैं on a modern nation state। Other than that they're all fake। They are all supposed to be Saudi Arabia, just a very big Saudi Arabia and not even a Saudi Arabia, Arabia। वो सऊदी एलिमेंट भी जो है वो एक वो है बादशाहत की वजह से, वरना एक वो अरेबिया हो सकते हैं, यूनाइटेड अरेबिया वगैरह, जो भी वो रियलिटी ही मेंटेन की गई है ताकि छोटे छोटे मोरे, छोटे छोटे इजियर टू कंट्रोल, इजियर टू मैनेज, हाँ, सियासी कंट्रोल के और मिलिट्री कंट्रोल के आइलैंड्स छोटे छोटे से हमारे खित्ते को हम ये बात भूल नहीं पाते। अच्छा देखो, साउथ एशिया हमारा बाजियाब हो गया, सेंट्रल एशिया बाजियाब हो गया, ये बाजियाब, बट हिजाज इज ऑक्यूपाइड। जब तक इस शराब से बाहर नहीं आएंगे, मैंने हज पे देखा यार इस बारी वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मक्के के बाहर लगे, मैं कि यार क्या हज है हमारा। अल्लाह ला शरीक ला, कोई शरीक नहीं अल्लाह का, लेकिन ये पेट्रियट मिसाइल अल्लाह के घर के वो दिफा करते हैं। पेट्रियट को छोड़ें, जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है ना जी, वो भी अमेरिकी ने बनाया सर। वो ना मेरे पाकिस्तानी इंजीनियर्स को बुलाया, मस्जिद नबवी की और मसला हरम की तोसी की बात करते हैं लोग, कितने खूबसूरत सारा यूरोपियन आर्किटेक्ट। चलो बिन लादेन कंपनी कंस्ट्रक्शन कर देती है, हैवी मशीनरी ऑपरेट कर देती है, बट डिजाइन, आर्किटेक्चर, लेआउट, सिविल इंजीनियरिंग सब कुछ नॉट फॉर अ लैक ऑफ कैपेबिलिटी। ये भी एक गंदा किस्म का ना ओरिएंटलिस्ट बकवास हमारे देसी मौलवियों और देसी लिबरल्स के मुंह से भी निकलती है, ऐसी बना ही नहीं सकते, सन तो आंदा कोई आता है। सऊदी अरेबिया हैज ए कमिटमेंट टू वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका। इट हैज टू, कमिटमेंट ज्यादा है, और पता नहीं क्या मसला है। यानी जैरेड कुशनर ने जब बनाया अपना हेज फंड, तो पहले सांस में $3 बिलियन एमबीएस ने क्यों डाले? को जैरेड कुशनर बड़ा खिलाड़ी है, सिक्योरिटी फंड था ना यार। हम यरगमाली हैं उनके, हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है उन लोगों को। हिजाज यरगमाली है उनका, समझ नहीं आ रही बात। और वो ये बात मानते हैं। और ये लड़ाई जो है ना ईरान इसराइल की, हकीकतन ये लड़ाई असल में सुप्रीमेसी ऑफ अरेबिया के लिए थी है कि हु विल बी द मास्टर ऑफ अरेबिया। इसराइल जैसे अरेबिया एंड द मिडिल ईस्ट, अरेबिया यानी हिजाज के ऊपर कौन बैठेगा यार? जैसे इसराइल इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू दैट। Israel, everybody knows in the region, Israel is not a reality for the long term. But people I would have to, when it comes to, मुझे एक बात बड़ी fascinating लगी, कल एक बंदे ने पॉइंट आउट भी की कि ईरानियन का जितना भी ह्यूब्रिस का डॉक्ट्राइन है ना, और जितनी इनकम्पिटेंस ईरानियन का, हाँ ईरानियन, वो जो पर्शियनिज्म, हाँ पर्शियनिज्म का, और ओवरऑल जितना इन्होंने एक्सिस वाला सारा, इसराइल ने जिस बंदे से अनाउंसमेंट करवानी थी कि तेहरान के लिए टू इवैक्यूएट तेहरान, तो इसराइल ने उस बंदे को से अनाउंसमेंट करवाई जो फ़ारसी बोल सकता था, और फ़ारसी भी वो जो अस्फहानी लहजा था, उस एक्सटेंट के अंदर जो उनको समझ आए।
और इन्होंने जिस बंदे से अनाउंसमेंट करवाई तेल अवीव के लिए, वो बंदा फारसी बोल रहा I mean the level of effort that you guys have put in and they have put in, मतलब they really understood that इसराइल जो है ना, इसराइल उसको दाद देनी चाहिए. इसराइल has done many things जो बहुत impressive है. Terrible, but impressive. And और हम इसराइल ने जो इन्वेस्टमेंट किया, I remember there was a documentary में देखी थी, उन्होंने पूरी स्कूलिंग की नस्लें तैयार की थी जो ये किंडरगार्टन की नहीं होती, मतलब जिनको they were raised as Persians and they might have been Persian Jews, ईरानी शायद यहूदी हो, लेकिन उनको तैयार किया गया कि तुम गोरमे सब्जी खाओगे, तुम फसंजान खाओगे, तुम फारसी बोलोगे, तुमने कपड़े ऐसे पहनने इन तेल अवीव या बट दे आर ट्रेन टू बी ईरानीज. उनमें से कितने लोग इन्फिल्ट्रेटर्स बने होंगे, कितने लोग उनके अंदर ऑनलाइन प्रोपेगेंडा में शामिल हुए होंगे, कितने लोग उनमें क्या रोल बनते हैं, राइट, क्या रोल किरदार बनते हैं उनके करने को. क्या आपने जब लड़ाई पकड़ी इसराइल के साथ तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की सब्टरफ्यूज के अंदर? सर आप ये छोड़ें, हमने लड़ाई पकड़ी इंडिया के साथ, हमने की हमारे से पूछो, पाकिस्तान में किसी से पूछ लो मैंने कि नक्सलाइट क्या होते हैं, नक्सल मणिपुर नागा, हमें लगता, हमें ये नहीं पता, हमें नॉर्थ इंडिया से कुछ नहीं पता, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के मतलब डायलेक्ट का फर्क नहीं पता. हमें ये नहीं पता कन्नड़ की जो लड़ाई है, हमें साउथ के कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट का नहीं पता. बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है ना हमारा, ये पंजाब राजस्थान, पंजाब गुजरात, बस यहीं तक किया इंडिया, उससे आगे इंडिया ये हमारी सियासत है. हिंदुस्तान ये टोटल इंडिया पाकिस्तान के साइज का मुस्लिम लेथार्जी तो एक हकीकत है. या हमारी सियासी क्लासेस, हमारी इंटेलिजेंसिया, दे आर वेरी वेरी लेथार्जिक इन देयर वर्क. एंड आई डू ब्लेम द स्टेट एज वेल. स्टेट ही के ऊपर ही मेजर ब्लेम उसी के ऊपर जाता है कि उन्होंने भी डिस्कोर्स को उतना कभी इवॉल्व ही नहीं होने दिया कि वो इस चीज़ को एज अ नीड बनाए कि यार हमने भी ऐसा बंदा, ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए हमारे पास मिडल ईस्ट का. मतलब मैं वही हैरान हुआ कि ईरान जिस दिन हमला किया है इसराइल ने ईरान के ऊपर, उस दिन अनीला अली एयरवे पे लाइव पेपर दे रही है और 2 मिनट के लिए मुझे यकीन नहीं आया. फिर मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सर दीवार पे मार दूँ कि यार कौन हो तुम लोग, मतलब पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल हो तुम, करोड़ों अरबों रुपया तुम लोग कमाते हो, अरबों रुपया तुम सरकार से लेते हो, एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ डिस्कोर्स एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ एफर्ट दैट यू गाइज आर पुटिंग इन व्हेन इट कम्स टू कवरिंग द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन आवर नेबरहुड. अच्छा, हमारे मीडिया के अंदर जो अहले तशरीक़ कम्युनिटी है और उनका ईरान बायस है, दिल मेरा करता है कि मैं ईरान की डेलीगेशन को बुलवाऊं और कहूँ ये देखो तुम्हारे ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, ये कैलिबर है हमारे, ये हमारे ये जो ओपिनियन मेकर्स की. अनिला इज अ फेमस ज़ायनिस्ट, उसके बच्चे अमेरिकन मरीन्स हैं, उसके बच्चे अमेरिकन मरीन्स हैं. और वो आके बात भी ये कर रही थी कि ईरान को पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी और ईरान के पास तो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ही क्यों नहीं, ये मिसाइल रोक नहीं सकते थे. मतलब इस तरह की ना लायानी किस्म की गुफ्तगू जारी उसारी थी और मैं देख रहा था कि यार ये क्या चल रहा है. और इसके ऊपर ना इरफान जुनैद ने स्टोरी भी रिकॉर्ड करवाई कि मैं जब हमला हुआ ना तो मैंने एयरवे लगाया तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम साथ हैं, ये हैं फलाना ढमकाना है, कोई मिलिट्री एक्सपर्ट था. तो साथ ही वो कॉल ड्रॉप हुई ना तो वसीम बदामी ने कहा हमारे साथ हैं हुमायूं सईद. हुमायूं वही बताएं क्या जज्बात है आपके. इरफान जुनैद कहता कि यार वो तो ठीक है लेकिन हुमायूं सईद क्यों भाई? हुमायूं सईद को ऐसी बात बता दे, क्या पता वो असली में वो अपनी फिल्म की मार्केटिंग करने आएगा. क्या फिल्म आ रही है उसकी? लव गुरु, लवर बॉय, आ गई हुई है. लव गुरु की मार्केटिंग करने आएगा कि हम चाहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत फैले, एंड एज द लव गुरु हम इसराइल को लव क्यों नहीं कर सकते? Why can't we love each other? Why can't we be friends? यार बेसिकली हमारी पूरी कौम को पकड़ के ना एक करके थप्पड़ मारने की जरूरत हुई है. कोई बवाज आ जाओ. This was so retarded कि यार एकदम डायरेक्ट. मैं इंडिया इसराइल से भी कहता हूँ यार तुम हमारे से क्यों लड़ना चाहते हो यार? अब देख तो लो आ गया हमारे हाल यार. यहाँ अनिला अली के इंटरव्यू हो रहे हैं यार न्यूज़ पे. एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कमिटी आंटी यार, शी गोज टू लंचेस इन शिकागो एंड वाशिंगटन, लॉबिंग लंचेस. इसराइल के लोगों ने उसको प्यारे से कोई लॉन का सूट दे दिया होगा, उन्होंने कहा वाओ व्हाट अ नाइस इसराइल, व्हाट अ नाइस. उसके बच्चे मरीन है यार. So, क्या लानत होगा उसके घर के ऊपर. इट काइंड ऑफ मतलब वो आइडिया होता है कि हमने कोई यार, अगर आप जिस मुल्क में ना आप उसकी मिलिट्री में सर्विस कर सकते हैं, जॉब है ना एक. हाँ. लेकिन एज लॉन्ग एज आप मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करें, उस वक्त आप कहते हैं सर मैं फौज छोड़ो सर.
सर मैं फौज छोड़ रहा हूँ सर, ये फतवे हैं, ये इधर फतवे आते हैं इधर, मैंने कानून से सुने हैं, मैं हिंदुस्तान की फौज में जा सकता हूँ जी बेटा जाएं आप, लेकिन जब मुसलमानों से लड़ाई हुई आप कहें सर सॉरी सर जैसे वो ऑप्शन देते हैं हर उसके बाद क्या होता है, कोर्ट मार्शल होता है, फांसी होती है। बेसिकली ना हम गैर संजीदा लोग हैं और जो हमारे साथ हो रहा है हम डिजर्व करते हैं या और मतलब और अब इसके ऊपर आपको क्या लगता है, डू यू थिंक इरानियन वुड हैव लर्नड देयर लेसन कि अब वो जो हरकतें कर रहे थे, मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, वो कह रहे थे शौक में तो हैं ईरानियंस कि इनके साथ हुई क्या। अब बहुत सारे लोग ना इस ठीक है हम मानते हैं ईरान शुड हैव द राइट टू सेलिब्रेट और व्हाटएवर, ठीक है गुड है, और हम जानते हैं कि हक है, उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, दे हैव पुट अप अ गुड शो, उन्होंने मतलब जो गोल से वो असैसिनेशंस को रोका, सबटरफ्यूज को ब्रेक डाउन किया, फैक्ट्रियों पे सब कुछ किया उन्होंने। बट जो मेरी पहले दिन पे जो बात हुई थी ना, ईरानी साफी कहते स्ट्रेटेजिक पेशेंस वाज अ मिस्टेक। यार ये लफ्ज एडमिट करना बहुत दिलेरी की इन द कॉन्फ्लिक्ट, ये बड़ा सर पे बहुत दिलेरी की बात है। आई एम होपिंग कि ईरान के अंदर इतने इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट लोग होंगे, इतने सिंसियर लोग होंगे, मुझे यकीन है इस बात का इंशाल्लाह, वो अपनी जो मिलिशिया पॉलिसी थी उसको रिकन्सिडर करेंगे, मिलिटेंसी को रिकन्सिडर करेंगे, एक्सपोर्टिंग द रेवोल्यूशन को रिकन्सिडर करेंगे, ईरान रूस चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और सिफारती ताल्लुक और मिलिट्री एक्सचेंज का जो लेवल था उसको रिकन्सिडर करेंगे। यार रूस के साथ ना, रूस का आपका साथ देना ऐसा ही है कि वो आपको बशार के साथ वाले कमरे में साथ वाला कमरा आपको रखते हैं, क्या मैं आपके साथ है, ये साथ ये अपार्टमेंट बेचारों लजत का है, ये अपार्टमेंट आपका सुकून से रहे। तो आई वांट रूस इज अ वेरी बैड बट इवन रूस का एलिजेंस लाजमी तो है उनकी, या मिलिट्री डिपेंडेंट बहुत इस टाइम ईरान के अंदर अभी, इसलिए ये जो सारा बैकग्राउंड था ना कि मीडिया को नहीं पढ़ते, हमारा ईरान का डिस्कोर्स भी बहुत स्टूपिड है। ईरान के अंदर ईरान का अंदर हमेशा से दो किस्म के डिस्कोर्स रहे हैं, जो पेज़ेश्कियान वाला जो है ना, जो जवाद ज़रीफ वाला रिफॉर्मिस्ट वाला है, वो हमेशा ये कहते हैं ये हमारा क्या पड़ा है इसराइल से, they basically argue for that कि it's a kind of nationalism कि you know just grow the economy और मतलब इसराइल के साथ जो भी डील करनी है वो डील करो और आगे चलो, और इसराइल को मे बी एट सम पॉइंट तस्लीम कर लो। और हमेशा इन दोनों की आपस में रही है असल, वो कहते हैं वो कहते हैं कि हमने आइडियोलॉजिकल गोल परसू करना है, टू फ्री द अल-कोस्ट, असल में जो बसीज वगैरह है ना, और जो सारी जो पासदरान वाली फोर्स है वो मिलियंस में है यार, वो मिलियंस के अंदर है, और जो पूरा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो वही देख रही है, उन्हीं का ख्वाब है, उन्हीं की ख्वाहिश है। अब मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ है थोड़ी 1-2 दिनों से कि जो रिफॉर्मिस्ट पोजीशन है वो कमज़ोर हुई है। मतलब बराह रास्त बम गिरेंगे यार, पेज़ेश्कियान वगैरह ने भी बड़े अग्रेसिव स्टेटमेंट दिए हैं। बेवकूफाना स्टेटमेंट सर मगाची ने दी थी कि मुझे याद लड़ाई का 3rd या 4th डे था, तो ही वाज लाइक हाँ इट इज स्टिल ऑन द टेबल, हाँ वी कैन टॉक, क्योंकि अरमगाची जवाद ज़रीफ का वो है ना, वो उस मेंटोर है, मेंटोर नहीं स्टूडेंट है, वो उस ग्रुप का। हाँ अरमगाची ने दिल्ली में भी खाच मरवाई थी, तो मेरे ख्याल से उनकी पोजीशन अब कमजोर हुई है जब उन्हें नजर आया कि भाई ये मतलब, लेकिन इसका ये मतलब नहीं दुश्मन है, वो खतरनाक बात है कि दे कैन आल्सो गो टर्बो मौलवी दे कैन आल्सो गो टर्बो मौलवी, लाइक सेल्फ करेक्शन में टर्बो मौलवी ना हो जाए, दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस, बिकॉज सिविल सोसाइटी को जितनी जोर से पकड़ने की कोशिश करेंगे ना रजीम, उतना जोर से वो स्लिप होगी हाथ से बाहर। नंबर 1 ये डोमेस्टिक पहलू है। दूसरा माइनॉरिटी से उनको बढ़ गया खौफ, स्पेशली जो बहुत खतरनाक बात है, बलोच, आजरी, सुन्नी जनरली और कुर्द, ये खौफ भी बहुत गंदी एनिमेटिंग फोर्स है। It can lead to a very bad domestic situation. The trap is कि you crack down on them, they are supported from outside, civil rights की तहरीकें चल पड़ती हैं, they all accumulate, culminate into one opposition group and then you are toppled. So it is a very delicate balance domestically उसको जो pursue करने की जरूरत है कि ना वो full टर्बो मौलवी बन जाए, हिजाब क्या निकाब पहनो, हालांकि एल्दशियों का निकाब नहीं है, बट यू नो व्हाट आई मीन, हिजाब डंडे मार के वो हिजाब पहने, और अपोजिशन के ऊपर और माइनॉरिटी ग्रुप्स की वो मतलब जैसे वो कुटते हैं, उनकी जान नहीं कुटते हैं वो। ये डोमेस्टिक लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे ये भी होता है कि वो रीइन्विग्रेटेड जैसे मलेशिया के अंदर डबल डाउन करें, ये भी मिस्टेक होगी। यानी आपके आइडियोलॉजिकल फ्रंट सब जो मेंटेन होते थे एक्सपोर्टिंग द रेवोल्यूशन से, वो नुकसान दे रही है। आइडियोलॉजी के जो फायदेमंद पहलू रहे हैं, वो जो आपका प्रिंसिपल स्टांस था इजराइल के खिलाफ, उसकी वजह से ग्लोबल मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और जनरली ग्लोबल साउथ के अंदर आपको दुनिया ने मारा सलूट।
जिस काम के लिए आपको सलूट मारा है वो तो अच्छा भला था, लेकिन जिसको उसको पाने के लिए जो आपने काम किया है, हाँ, जो जिस तरह के स्टूपिड गोल पर सो किए हैं उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है कि इज देयर अ वे टू कोऑपरेट विद डोमेस्टिक पावर्स एंड टू परस्यू दैट गोल अगेंस्ट इजराइल रादर देन कि हम बुलडोज करते हुए लेबनान तक पहुंचे. as well as regional powers, as well as They have to become friends with Saudi. especially Pakistanis. They have to become friends with Saudis. पाकिस्तान के बगैर उनका वो चारा मुमकिन है. Pakistan की nuclear umbrella is looking very very attractive right now to a lot of countries, especially Muslim countries. Turkey is looking at it. Saudi already has it, formally and informally. Turkey is looking at it. Iran is thinking about it, looking at it. And we will make Syria look towards us as well. And I think Syria को भी अनकरीब ख्याल आएगा कि वो ये भी तो हैं. Yeah. वो और बात है कि जैसा वो ईरान की जंग के अंदर ना, ईरान की बारी तो फिर था जब सीरिया बाजियाब हो रहा था. सीरिया एक मुल्क है, इसको अरबी में बिलाद शाम भी कहते हैं, और यहाँ पे एक आदमी है, क्या नाम बता रहे हैं आप? जुलानी साहब, अहमद अल जुलानी अल शरा अल बगदादी अल अबू बकर, ये एक आदमी है. पहले दाइश में थे, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, और फिर एकदम से पैनिक मोड में ना, क्योंकि कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ, कोई पेपर्स नहीं पब्लिश हुए जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं. वी डिजर्व इट, वी डिजर्व इट. बट अभी एनडीओ वाले क्राउड आप देखें, हम अनपढ़ नाकाम लोग पॉडकास्ट करने वाले, हम आपको इतने ताने दे रहे हैं, आप भी कोई होश के नाखून ले लें. आम लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं. ताने ने और भी लोगों से मिलते हैं कि आप लोग वो तो इल्मी क्लास है ना जिनसे मिलते हैं. मैं कह रहा हूँ मेरे ऐसा, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ यार, मुझे पता है तुम निकम्मे हो, तो दुश्मनों को नहीं पता तुम निकम्मे हो. और आपने जो पिनिकल सेट किया ना हमारी मिलिट्री ने, कि गौरव वालिया को देखो एग्जाम्पल. गौरव वालिया झूठी रिपोर्टें करता है, बहुत प्रोपेगेंड, बट यार लुक एट द लेवल ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी. यू अप्रिशिएट दैट. वो उसने डिजर्व किया अपना जो उसकी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ अ डेकेड, कि वो आपकी मीडिया लैंडस्केप में आ गया, पॉलिटिकल क्लास से बातें करती है. आई नो पीपल टॉक टू हिम, दैट इज इम्प्रेसिव यार. उसने मेहनत की है, उसने पंजाबी पश्तून डिवाइड ये सब चीजें समझी हैं उसने. आपने क्या खे समझा है? वही लेथार्जिक सी, वो खालिस्तानी और क्या है यार. grow up यार. I think this needs to like go, or we need to like really. लेकिन हम ये बात कर रहे हैं, ये flowing full well, कैसा कुछ नहीं होने वाला. नहीं इंशाल्लाह ताला होगा. हम ऐसी की तैसी सर, हम चेंज करेंगे हमारी लेगेसी सर. हमारी एक लेगेसी होगी इंशाल्लाह. लेकिन अगर 100 years of peace हो जाए इंडिया के साथ, तो फिर तो सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी यार. आई थिंक अभी भी जो चल रहा है ना काम, वो ऑल आइज ऑन सीरिया. सीधी सी बात है, गेम सीरिया में अभी कि मैं अभी थोड़ी सी गज़ा की बात करते हैं. वो पीछे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया कि 10 मिनट है हमारे पास. गज़ा के अंदर उनकी एक ही गेम है इसराइलियों की, और वो ये है कि इतनी हद तक उनको कमज़ोर कर दें रेजिस्टेंस को कि अगले उन्हें 10-15 साल मिल जाएँ. मोस्ट लाइकली गज़ा विल बी कंट्रोल्ड बाय इजिप्शियंस, और इजिप्शियंस की डीप स्टेट के साथ अच्छे टाइज हैं, तो चला लेंगे. इस टाइम जो स्टेज सेट है वो उन लोगों के लिए सेट है जिन्होंने सीरिया के अंदर 10 साल लड़ाई ली है. वो स्टेज उनके लिए प्रॉपर सेट है कि भैया आ जाओ तो काम डाल दो. और वो काम डालना असल में उसका काम का पहला डोमिनो जो फॉल होगा वो किंग अब्दुल्ला होगा, जो जॉर्डन वाला because that is also Syria. लेकिन सीरिया ने एक बात और भी कही है, वो ये है कि वी नीड सम टाइम्स टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट. मतलब टू गेट द थिंग्स गोइंग. जब सीआई जब इशारा करेगी तब वो सीआई जब इशारा कर देगी, जब उन्हें कौन है आजकल सीआई का डायरेक्टर जो भी है, रिचर्ड ब्रेनन, जो भी है वो कर देगा. 20 साल से रिचर्ड ब्रेनन जो भी इशारा कर देगा तो फिर वो चल रहा है साइड. लेकिन इवेंचुअली क्या कहते हैं, वो लड़ाई वही उसी तरफ ही होनी है. तो आई होप कि आवर पॉलिसी मेकर्स डू रियलाइज दैट, एंड वी नीड टू बिल्ड टाइज विद सीरिया थ्रू तुर्की. और उसके लिए आई होप कि कुछ काम हो रहा हो, वरना हमारी खिदमत हाजिर है अगर कोई काम हमसे लेना चाहें ये लोग. लेकिन मेरा ख्याल है इस पे भी अनिला अली को ले लिया जाए लाइन पे वर्स लॉन्ग विद सईद, वर्स लॉन्ग विद माहिरा खान भी आई थी. नहीं, वर्स लॉन्ग विद मायूं सईद, मतलब आई थिंक मायूं सईद इज गुड फॉर, उसको एक्सपोर्ट करें, लव गुरु को एक्सपोर्ट करें टू सीरिया. आपका क्या ख्याल है सर? What they're like, it's like what is this film? Like what is this film? एक वो ट्रेलर देख के, मैंने ट्रेलर देखा उसका लव गुरु का. मैंने नहीं देखा. मैंने उसके बाद अपनी आंखों को गुसल एथनॉल से धोया था, मेडिकल ग्रेड जो एथनॉल होती है, और अब मुझे मेरी बिनाई खो चुकी हुई है. क्योंकि जो गज़ा वाला क्राइसिस है ना, वो उनसे हैंडल नहीं हो रहा.
वो बहुत during the 12-day conflict you saw कि उन्होंने रेगुलर टारगेटिंग की ऑफ जस्ट ये जो डेस्परेशन होती है ना, ये इसमें हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं सिर्फ के ह्यूबरस के वो बस मासूमों को मार रहे हैं, इसमें डेस्परेशन भी देखें। जो नौजवान सिपाही वहाँ पे उस पैनिक के अंदर 2 साल से हैं, अब वो अलातूल गोलियां मार रहे हैं नाकों पे जहाँ पे लोग खाना लेने आते हैं। और कल रात भी जो 8 लोग मरे हैं इसराइलियों के, अब उनको समझ नहीं, अब बार बार जैसे वो बिल्टअप करते हैं हफ्ता 10 दिन एक बड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं मज़ाहमती तहरीकों वाले, तो उसमें 8-10 6-7 अब ये जनाजे जो हैं ये नहीं बर्दाश्त होते इसराइल के अंदर। इसराइल की पॉलिटिकल उस गेम को समझें। उसमें भी ईरान में जो कमज़ोर रहे उनकी बात ये, ईरान ने अभी तक मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में ईरान ने हैवी वाला माल नहीं खोला। हाँ, ईरान ने अपनी बमबारी में हैवी वाला एक और ये चीज़ भी साबित होगी कि ईरान की कंट्रोल एस्केलेशन नहीं थी, और इस तरह ईरान की और हिजबुल्लाह की गैर मशरूत सीज फायर हुई है जिसमें गजा कोई, बिकॉज यार नेशन स्टेट है ईरान, एग्जैक्टली हिजबुल्लाह लेबनान की इत्तेफाक के लिए बना है। हमारे जो जितने भी खिलाफती भाई हैं ना, मेरे ख्याल से एक ठीक है आप अपना पॉलिटिकल गोल जो भी रखें, बट यू हैव टू रियलाइज ख्वाब देखें, जरूर देखें, ख्वाब में रहें मत, ख्वाब में रहें मत, रहें दुनिया में, देखें ख्वाब जरूर, कोई हर्ज नहीं है। इख्वान होना चाहिए बैनुल मुस्लिमीन और वो सब इत्तेहाद इत्तेफाक होना चाहिए, इनकलाब इत्तेहाद जिंदाबाद जो भी सब कुछ, लेकिन रहे आप दुनिया के अंदर। ईरान एक रियासत है, एक नेशन स्टेट है, उसकी बाउंड्रीज हैं, उसके कुछ मकासद है उसने अचीव करने। रेटरिक बहुत अच्छा था फ़लस्तीन का, उसको उसने बहुत अच्छा कवर दिया, उसने बड़े बड़े जुल्म कर लिए उस कवर के अंदर, बड़े बड़े अच्छे काम भी कर लिए, बुरे काम भी कर लिए। रेटरिक को रेटरिक की हद तक रहने दें। बिल्कुल आप ईरान को, अच्छा आई वाज नॉट सपोर्टिंग ईरान बिकॉज गजा के सेवियर है, आई वाज सपोर्टिंग ईरान फॉर ईरान एंड फॉर पाकिस्तान सेल्फ इंटरेस्ट। दैट्स द सेकंड थिंग ना जो बाद में आती है कि वो सिनिकल जो हमारा गोल है कि यार ये बॉर्डर महफूज रहे, रिजीम चाहिए हमें, कायम रहे, एक फंक्शनिंग माशरत है, एक मिलिट्री स्टैंडिंग आर्मी है, एक मुसलमानों का माशरत है हमारे बॉर्डर पे, वो सब अलग बातें हैं। आई सपोर्ट ईरान फॉर ईरान, बिल्कुल, विद ऑल ऑफ इट्स फ्लॉज, या बिकॉज एक मुसलमानों का मुल्क अगर वो कायम है तो उसको कायम रहना चाहिए। दुनिया कोई भी ऐसा मुल्क हो, जैसा इसराइल तो एक जालिम रियासत है, बट कोई भी ऐसी कोई मुल्क हो, कोई जिबूटी हो, कोई बुर्किना फासो, कोई और हो, उसको कायम रहना चाहिए। वो इंसानों की मतलब बस्ती है, उजड़ जाएगी वो, और फिर ऑब्वियसली मुसलमानों के लिए ज़्यादा एक हमारी हम। चलिए मेरे ख्याल से ख़त्म करते हैं इसको आज। विल हैव अ डिटेल्ड पॉडकास्ट मेरे ख्याल से, अगर कल थोड़ा सा टाइम परसों हो गया आई थिंक प्रॉब्ली, बिकॉज कल देयर इज स्टफ जो काम अदरवाइज भी हमने करना है, बट आई थिंक लाइव में भी यही डिस्कशन होगी मजीद शाम तक। लेकिन आई थिंक 12 डेज के बाद इसराइल 2 साल से इसराइल को विन नहीं मिल रहा, ना 12 डेज में मिला, ना वो पौने 2 साल में मिला गजा के खिलाफ। आई थिंक इसराइल अभी भी डेस्परेट है विन के लिए, वो वुंडेड है। मुझे नहीं लगता, मेरी इसमें ये ख्याल है कि इसराइल इज स्टिल डेस्परेट फॉर अ विन, कि उन्हें पॉलिटिकल विन they don't like really go for a political win. यार that's fine, but 2 साल without a political win मुश्किल है। उनकी जो स्ट्रेटजी डॉक्ट्राइन है वो मैं इसके ऊपर पे बात करेंगे। डॉक्ट्राइन तो है ना, बट द डॉक्ट्रिन हैज टू ट्रांसलेट टू द अवाम एज वेल। आई थिंक अवाम pretty much on board है। It might be on board, but dissatisfied तो हो सकती है। Yeah, sure. There is a potential for civil disorder इसराइल के अंदर के that they are not getting a win. Like they are used to of के 6 दिन 7 दिन हमने बमबारी की और फिलिस्तीनी चुप हो गए, हमने 8-10 दिन झड़प दिखाई, अरब चुप हो गए, ईरान को आंखें दिखाई, वो पीछे हट गया। जो सस्टेन्ड एलिमेंट है ना इस लड़ाई का, दैट इज डूइंग अ टोल ऑन इजरायली साइकोलॉजी, जिसको हम नहीं फैक्टर इन करते, नहीं फैक्टर इन करते। हम नाम स्टडी करते हैं ना, हमें पता है कि उसकी क्या मतलब अबरानी जुबान बोलने वाले माहिरीन ही नहीं है। पहले यहाँ से स्टार्ट करें ना आप। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए जैसे मुझे लगता है कि जब एक रीज़न है कि अमेरिका पॉलिटिकल गोल्स को इतना ट्रेजर जलाने के बाद रखता है सामने, एक सियाना एम्पायर है वो, और इसराइल का ना रखना किसी सियासी गोल को सामने जैसे डेट्रीमेंटल बन जाएगा उसके लिए इवेंचुअली, बनना शुरू हो गए यार। मतलब मिलिट्री गोल्स जैसे ट्रांसलेट ही नहीं होते ना, नंबर्स ही है ना, 5 आदमी मार दिए, 6 मिसाइल उड़ा दिए हमने, 7 या ठीक है। ईरान तो वही है, अगर ईरान वहीं रहता है और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम वहीं रहता है, आके तकरीर करता है, हाँ अभी वो करनी है उन्होंने, जो करनी है उन्होंने, सो दैट इज स्पूकी फॉर देम, या दैट इज स्पूकी फॉर। चले बहुत खुशी हुई, बहुत मेहरबानी आपके आने के लिए। कल दोबारा आ जाएंगे, दोबारा बुला लीजिए। आप आते रहा करें सर। ऑफ कोर्स। आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं सर सोशल मीडिया पे लोग? सर ट्विटर पे फॉलो करें ज़रूर। अगर आप ब्रेन रॉट टेक्स चाहते हैं, अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पे आ जाएं।
ओके, अस्सलाम वालेकुम।